हेलो एवरीवन। हेलो सर। सर, जैसे कि मैं कल यहाँ पर आई थी, तो जब मैंने बातचीत करी, मैं उस चीज़ से बहुत प्रभावित हुई। तो मैंने भी सोचा क्यों ना सामाजिक सेवा जो ये जो कर रहे हैं, तो वो उसमें मैं भी जुड़ जाऊँ। तो मैंने भी, जब मैं घर गई यहाँ से, तो मुझे लगा कि भाई इस फोरम से जुड़ना चाहिए। इससे कितने बेनिफिट्स हैं, मतलब इससे एक ये है कि जो फैमिली डिस्प्यूट वाला जो चीज़ आपने कल बताई थी, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे नोन में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड, मीन्स फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। सो इसमें लड़कियां जो हैं, वो डाउरी सिस्टम जो एक है, दहेज प्रथा, उससे फिजिकली और मेंटली बहुत पीड़ित है, टॉर्चर्ड हैं। दे आर टॉर्चर्ड by physically and mentally both, and this is a very shame for men. This is very shame thing for men, for every man, because dowry system is I think dowry system is very bad and is a curse for everyone. सो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दहेज प्रथा के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और दहेज लेने और देने के लिए कौन उत्तरदायी है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप मेरे को बताएं और लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचाएं कि लोग उस बात को समझें कि दहेज के लिए कौन उत्तरदायी है। क्योंकि लोग भी जानना चाहें, आप लोग भी जानना चाहेंगे कि दहेज आखिर में है क्या, और क्यों ये इतना स्प्रेड होता जा रहा है, ओवरऑल स्प्रेड होता जा रहा है, और इसको कैसे रोका जाए। धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। तो इसके ग्राउंड पे अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन होता क्या, डिस्कशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो 10-15 मिनट के डिस्कशन में तो इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करें तो आपको समझ आएगा कि दहेज क्या है। तो पहले तो दहेज को समझ लेते हैं क्या है। दहेज कहीं ना कहीं से, मेरा अपना जो ओपिनियन है, वो एक रिश्वत टाइप का है। पहले क्या होता था, ये शुरू कहाँ से हुआ, ये एक पारंपरिक सभ्यता बन चुकी है। पहले क्या होता था, पहले 14 साल की लड़की की शादी होती थी, 12 साल की लड़की की शादी होती थी, तो लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं से माँ बाप उस लड़की को किसी के घर में परवरिश के लिए भेजते थे, तो कुछ एक रिश्वत टाइप का देकर के भेजते थे। और शायद वो जो रिश्वत थी, वो जो पैसा था, वो जो लड़की के साथ दिया जाता है, वो एक इस रूप में लोग लेते थे कि उनको अच्छा लगता था लेना, और ले करके उस लड़की के जीविकोपार्जन के बारे में उसको अपने घर पे रखने के लिए बाध्य हो जाते थे, उस रिश्वत की बात, उस लालच की बात। फिर भी जो यातनाएं, प्रताड़नाएं होती थी, वो लड़की बर्दाश्त करती थी। क्यों? क्योंकि जब रिश्वत देकर के आपको भेज दिया गया, तो फिर वापस आने का कोई विषय नहीं है। तो फिर एक लाइन जोड़ी गई, वही आपका घर है, वहीं से आपकी मृत्यु होगी, वहीं से सब कुछ होगा। एक मेंटली प्रेशर बना करके उसको उस परिवार में जोड़ दिया गया। जब लड़की को ये महसूस हो गया कि अब हम तो यहाँ आ गए, यानी कि अब हम तो बिक चुके, हमको भेजा जा चुका है, बेचा जा चुका है, अब हमारे चांसेस नहीं है वापस जाने के, अब हमारे चांसेस नहीं है शिकायत करने के। क्यों? क्योंकि तो मैं तो रिश्वत दे के आई हूँ, शिकायत कैसे करूँ। तो कहीं ना कहीं उस दबाव में कुछ दिन वो दबाव, यातनाएं झेलती रही, चलता रहा। एक टाइम के बाद उसकी खुद की जनरेशन हुई, बच्चे पैदा हुए, फिर धीरे धीरे वो एक परिवार में कन्वर्ट हो गए। वैसे वो सिलसिला चलता आ रहा था जहां से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन आज का जो टाइम है, उसमें लड़की पढ़ी लिखी ही नहीं है, लड़की इंडिपेंडेंट हो चुकी है। अब जो पुरानी सभ्यता थी, उसको आज के जो युवा हैं
आज के लड़के लड़कियां हैं, उनके साथ अगर आप लागू करेंगे तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो आप उस आधार पे एक्सपेक्ट करते हैं। रिजल्ट कुछ और होगा उसका। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड ही नहीं बचा, तो रिजल्ट आपको वो कैसे मिलेगा? पहले की लड़की जब समझ गई कि हमारे पापा ने 50,000 रुपए दे करके हमारी शादी कर दी और हमको भेज दिया, अब मुझे यही रहना, यही खाना, यही पीना, यही जीना, यही हमारे सब कुछ है, यही मम्मी पापा हस्बैंड, यही सब मेरा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद क्या होता था, अगर लड़की गलती से अपने मायके कुछ बता दिया तो उसका फादर कहीं ना कहीं से पैसे ला करके अरेंज करके शादी विवाह किया था। एक सामाजिक प्रतिष्ठा उसको लगती थी कि लड़की की सुनेंगे, लड़की वापस आ जाएगी। सीधे उसने बोल दिया कि मरना जीना तुम्हारा वही है, मेरी बात खत्म। इस तरीके से लड़की एक दबाव महसूस करके उस परिवार में चलती रही और कहीं ना कहीं कोई भी शिकायत नहीं आई। जो भी छोटी मोटी समस्याएं, यातनाएं, समस्याएं थी वो झेलती रही और आगे बढ़ती चली गई। फिर उसका एक अच्छा परिवार 2-4-6 साल बाद एक अच्छे परिवार के रूप में, एक अच्छे परिवार के मेंबर के रूप में वहां पे वो सेट हो। तो दहेज इतना बुरा उतने समय नहीं था। वो कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति को उस लड़की के साथ एक गिफ्ट के रूप में, एक रिश्वत के रूप में, कुछ भी आप कह सकते हो, उतने समय एक ऐसी व्यवस्था थी कि आदमी सोचता था कि चलो हम खुश होंगे, लड़की तो ऐसी भी आनी है, वो तो परंपरा ही थी, आज से नहीं है, सदियों से है। तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता था, एक अच्छा माहौल बन गया, बाकी चीजें चलती रहती थी। कहीं ना कहीं से एक ऐसा मेंटल प्रेशर था लड़की के ऊपर कि वो उस भाव में धीरे 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 सेट हो जाती थी। फिर वो उस परिवार का मेंबर बन जाती थी। अभी क्या है, दहेज अब अभिशाप बना। दहेज अभिशाप कब बना? जब योग्यता नहीं थी तो रिश्वत से काम हुआ, लेकिन जब योग्यता आ गई तो रिश्वत किस बात का? तब रिश्वत अभिशाप कहलाएगा। पहले आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था। ऐसे समझ लो, आप किसी ऑफिस में जाते हो और आपको किसी सब्जेक्ट का कोई आइडिया नहीं है, वहां एक ऑफिसर बैठा है, वो कहता है 20 रुपए लो, आपका काम कर दे। जब आदमी अननोन नहीं जानता है तो 20 रुपए देना उचित समझता है और अपना काम करा के चला आता है, क्योंकि वो खुद दे रहा है ना 20 रुपए, वो देना भी चाहता है। वो आप दे रहे हो, आपको कुछ आता नहीं है तो कुछ नहीं आता, इसके लिए आपको 20 रुपए देना है, 200 रुपए देने। कुछ आता होता तो आपका काम लेट होता, लेकिन पैसा ना देना पड़ता। सेम वही व्यवस्था अब हो गई। पहले लड़की को कुछ आता नहीं था, बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उनके घर आती थी, काम करती थी, रहती थी, फिर परिवार को हैंडल करना, फिर परिवार को चलाना, फिर परिवार का मुखिया हो जाना, पहले ये था। अभी क्या है, अब योग्यता आ गई। जब योग्यता आ गई तो दहेज अभिशाप बन गया। अब तो कोई 10 रुपए किसी को कहीं भी देता है तो आदमी कहता किस बात का घूस, जो पढ़ा लिखा है, भले से उसका काम ना हो। आप गौर करिए कि जब ये सिस्टम चला आ रहा है रिश्वत वाला, तो बहुत ऐसे योग्य व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो रिश्वत के अगेंस्ट है, लेकिन उनका काम भी नहीं होता है, इमीडिएट तो नहीं होता है। जो काम 10 मिनट में होना है वो काम 10 दिन में हो रहा है, लेकिन वो रिश्वत नहीं दे रहा और वो उस रिश्वत को अभिशाप है। रिश्वत अभिशाप है भी, लेकिन जहां पे योग्यता है सिर्फ वहीं पे रिश्वत अभिशाप है। जहां पे योग्यता नहीं है वो रिश्वत नहीं है, वो एक सहायक शुल्क है, वो काम कराने का एक प्रोसीजर है। लोग करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं, इसके नहीं बंद हो रहा है। आपका सवाल है कि आज का जो दहेज सिस्टम है उसको लेकर के, डाउरी सिस्टम, उसको लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन सिर्फ ये है कि दहेज एक अभिशाप है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन दहेज दे कौन रहा है? पहला ग्राउंड ये है, लड़की पक्ष आज भी शादी देखने के लिए जाते हैं, और लड़की पक्ष वाला जब जाता है शादी देखने तो पहले ही वो पूछ लेता है आपकी मांग क्या है, यानी दहेज की मांग क्या है। शुरुआत किसने की? लड़की वाले। क्यों ऐसी शुरुआत की? जिसकी लड़की आईएएस है, जिसकी लड़की पीसीएस है, उसके लिए जब आप लड़का देखने जाते हैं तब ऐसी बात क्यों नहीं करते हैं? ऐसी बात क्यों नहीं करते हैं कि आपकी मांग क्या है? तब आप अपने घर पे ही क्यों बैठे रहते हैं? आपको लगता है जिसकी गरज होगी वो आके शादी करेगा। क्यों? क्योंकि योग्यता बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तब दहेज की बात नहीं होती है। यानी जब योग्यता
स्ट्रांग हो जाती है तो फिर जो आदमी, जो लड़की पक्ष का बंदा जाता है शादी देखने के लिए, फिर वो दहेज की बात नहीं करता, वो केवल एक योग्यता बताता है, हमारी लड़की ये है, हमारी लड़की ये है, दहेज की बात नहीं करता। और अपनी लड़की से अपर क्लास की श्रेणी में जब जब आप देखने जाएंगे, उस योग्यता को आप पैसे देके दबाने के प्रयास में रहते हैं, इसलिए पूछते हैं कि आपकी मांग क्या है। तो आप ग्राउंड पे जब देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हर व्यक्ति अपनी औकात से 10 गुना औकात वाले के यहाँ अपनी लड़की की शादी करना चाहता है। अब शादी करोगे, वो योग्यता आपकी है ही नहीं, वो वर्चस्व आपका है ही नहीं, वो व्यवस्था आपके पास है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं से जब पैसे को आप अरेंज करके उस घर में उस लड़की को भेजते हो, तो जो अरेंज करने का प्रोसीजर है वही एक अभिशाप के रूप में लगने लगता है, क्योंकि पैसा है ही नहीं और शादी उसी के यहाँ करना है, तो किसी तरह अरेंज करके लड़की को भेजते हैं। अब दूसरा पहलू ये है कि लड़की के साथ क्या होता है। जब योग्यता इक्विवेलेंट नहीं होगी आज की डेट में, तो पैसा दे करके आप रिश्ता नहीं बना पाएंगे, तो दहेज प्रथा अभिशाप बन जाता है, तो दहेज अभिशाप बन जाता है। क्यों? रिश्ता बना ही नहीं, जितने लोगों के रिश्ते हो गए उसमें भी दहेज दिया गया है, वो कोई सुना ही नहीं मैंने इतना दिया था। जितने लोगों के रिश्ते बन चुके हैं, चल रहे हैं अच्छे से, उनके बारे में शुरू से लेकर बच्चा पड़ोसी कोई नहीं जान रहा है कितना दहेज दिया गया था। लेकिन जिनका नहीं चल पाया उनकी जानकारी हुई कि दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है, 20 लाख दिया गया था, 10 लाख की और मांग हो रही है, इसलिए प्रताड़ित किया गया। सवाल ये है कि अगर बहुत जीरो ग्राउंड पे अगर बात करें तो आप ये ध्यान दीजिए, जब कानून में लिखा हुआ है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है, दहेज एक अभिशाप है, चाहे वो लेने वाला हो चाहे देने वाला हो, तो पहला स्टेप क्या आता है? पहला स्टेप ये आता है, दहेज की बात करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? लड़की और लड़की का फादर। पहले बात वो कर रहा है। और जब तक आपको लगेगा कि हमारे पास देने के लिए वो व्यवस्था है, देने की वो आजादी है, व्यवस्था और आजादी दोनों जब तक ये दिखेंगे, लेने वालों की कमी नहीं रहेगी, चाहे आप जेल भेजो चाहे आप गला दबा दो। जब ये पता चल जाएगा कि देने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो लेने वाले क्या करेंगे? सरेंडर हो जाएंगे। फिर लेने वाले कुछ और ढूंढेंगे, दहेज नहीं ढूंढेंगे, कुछ और ढूंढेंगे। वो कुछ क्या है? लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। वो कुछ क्या है? लड़की हमारी योग्यता के बराबर होनी चाहिए, लड़की हमारे साथ उठ बैठ सकती हो, लड़की हमारे साथ बातचीत अच्छे से कर सकती हो। यानी पैसा अब नहीं ढूंढेंगे, अब कुछ और ढूंढेंगे। यानी लड़की क्या है? पर्सनालिटी ढूंढेंगे, सुंदरता ढूंढेंगे, पढ़ाई लिखाई ढूंढेंगे। लड़की के साथ एक लंबे रिलेशन में, यानी कि जीवन पर्यंत वाले रिलेशन में ये ढूंढ पाएंगे मेरे साथ ही चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। पैसे के लालच में लोग अपने भविष्य को नहीं ढूंढ पाते हैं। 2 करोड़ दे रहा है, शादी करो। और शादी जब भविष्य आप ढूंढ करके शादी नहीं करेंगे तो वो दहेज अभिशाप बनेगा। क्यों? 2 दिन की शादी थी, पैसा भी आ गया, 4 दिन में पैसा खत्म हो गया। अब तो लड़की ही दिखेगी ना पूरे जीवन। लड़की योग्यता को अगर फुलफिल नहीं करती है, लड़की उस पर्सनालिटी की नहीं जैसा आप डिमांड करते हो, तो फाइनली आपके साथ क्या होगा? डाइवोर्स होगा, रिलेशन खराब होंगे, आपसी विवाद होंगे। तो फिर पूरे समाज में चर्चा इस बात की होगी कि दहेज एक अभिशाप है, दहेज हमसे मांगा जा रहा है, हमारी लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो फाइनली दहेज स्टार्ट कहां से होता है? लड़की पक्ष से। तो मेरा तो मानना यह है कि अब प्रमाणित तौर पे अगर आप देखोगे तो दहेज का FIR कौन कराता है? लड़का या लड़की? लड़की पक्ष कराता है। तो जब आपको पहले दिन से ये पता है कि दहेज देना बुरा है, तो दिया क्यों था? दहेज देना जब बुरा था तो दिया क्यों? और आप एक कागज पे लिख के दे रहे हो कि हमने 25 लाख रुपए दिया है, दहेज के रूप में 25 लाख दिया है, 10 लाख रुपए मांगा जा रहा है। अगर आप उसमें ये लिख दो कि हमने दहेज इनको नहीं दिया, ये दहेज मांग रहे हैं 10 लाख रुपए, इसलिए मेरी लड़की की शादी डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए मेरी लड़की की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो ये माना जाए कि दहेज के चक्कर में लड़की का जीवन बर्बाद हो रहा है। आप दोषी नहीं हो। लेकिन जब आप खुद लिख रहे हो कि 25 लाख रुपए हमने दहेज दिया है, 5 लाख हमने दहेज दिया है, बाकी दहेज के लिए वो प्रताड़ित कर रहा है, तो क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आपने दिया ही क्यों?
आपको पहले जेल जाना चाहिए। आपने किसी आदमी की लालच को बढ़ाया और जब उसको संभावनाएं दिखेंगी तो और की बात करेगा, और के लिए लड़ेगा, लड़ रहा है। आप दे ही क्यों रहे हो? आपने दिया है तो पहले गुनहगार आप हो। तो उस एफआईआर के साइन के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से पहले जेल आपको और लड़की को जाना चाहिए कि ऐसे रिश्ते में क्यों इन्वॉल्व हुए जहां दहेज की मांग की गई और दहेज आप दे के आए। दहेज जब बुरा था तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब रिलेशन नहीं बना तो आप एफआईआर करने आ गए, फिर बता रहे हो दहेज है। और जब शादी बन जाती तो वो क्या था? फिर वो गिफ्ट था, फिर वो उपहार था, हमने अपनी लड़की को खुशी के लिए दिया। और शादी नहीं बनी तो लड़की खुशी के लिए नहीं दिया, वो एक बुराई है क्योंकि हमने दहेज दिया। तो अगर एक्चुअल में कोई समाज इसका बहिष्कार करती है, दहेज को खत्म करना चाहती है, तो गाना गाने से नहीं करती। इसका ग्राउंड ये है कि या तो आप दहेज देंगे लड़की की शादी करने के लिए, या तो आप लड़के से ज्यादा योग्य अपनी लड़की को बनाएंगे। लड़की अगर उस योग्यता को फुलफिल करेगी तो दहेज देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब लड़की को आप, अच्छा दूसरी चीज क्या होता है, लड़की आपकी योग्य है, उससे योग्य घर में आपको शादी करनी है, तो फिर योग्यता बड़ी हो गई दूसरी तरफ। अब बड़ी होगी तो उस योग्यता को उसके इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपको रिश्वतबाजी करनी पड़ेगी। आप अपने इक्विवेलेंट घर में शादी करो। आपकी लड़की ग्रेजुएट है, नौकरी नहीं करती है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, एक पारिवारिक लड़की है, तो एक अच्छा पारिवारिक लड़का देख के शादी कर दो। दोनों साथ में होंगे, उनको भी पता है बच्चा पैदा होगा, उनको भी पता है हमारा परिवार चलेगा, वो अपनी एक अर्निंग का स्रोत ढूंढेंगे, करेंगे। आपकी लड़की की जो सोच है, जो योग्यता है, जो व्यवस्था है, जो सभ्यता संस्कार है, एक उसके इक्विवेलेंट लड़का भी मिल गया। दोनों का एक आपसी सामंजस्य बन रहा है। दोनों अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ तैयारी करेंगे। दोनों शिक्षित हैं, दोनों 10,000 की नौकरी करेंगे, या दोनों साथ में चल रहे हैं। यानी कि कम से कम मानसिकता तो इक्विवेलेंट होनी ही चाहिए। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था इक्विवेलेंट हो या ना हो, विचार इक्विवेलेंट होने चाहिए। विचार अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो वो नहीं चलेंगे। अगर अप डाउन होगा तो चीजें खराब होंगी और लोग आपको किसी ऊंचाई को, अपने आप को पहुंचाने के लिए करते क्या है? पैसे से उस ऊंचाई को फुलफिल करते हैं। तो समस्या जो यहाँ पे देखने को मिल रही है वो यही है। मेरा कहना यह है कि अगर समाज ये चाहती है कि दहेज प्रथा खत्म हो, तो इसका तरीका यही है कि आप अपने को योग्य बनाइए, अपनी लड़की को योग्य बनाइए, और जितनी योग्यता उस लड़की फुलफिल करती है उतनी ही योग्यता वाला बंदा ढूंढिए और शादी कर दीजिए। कोई डिमांड नहीं करेगा, कोई मांग नहीं करेगा। मांग आप खुद लेके जाते हो और खुद अपनी योग्यता से 10 गुना योग्य व्यक्ति के यहाँ शादी करते हो और उस योग्यता को पैसा रिश्वत दे करके दबाने का प्रयास करते हो। तो जब दोनों के विचार ही मैच नहीं कर रहे हैं तो शादी तो हो जाएगी, जीवन नहीं चलेगा। तो पहला तो ये है। लेकिन लोग क्या करते हैं, समाज क्या करती है? समाज मानसिक रूप से कहीं ना कहीं से धीरे धीरे ये भौतिकवाद में अपंग होती जा रही है। वो समझ ही नहीं पाती गलती किसकी है। ग्राउंड पे अगर आप आएंगे तो आपको गलती समझ में आएगी। गलती किसकी है? गलती जो शुरुआत कर रहा है उसकी है। शुरुआत कौन कर रहा है? लड़की पक्ष कर रहा है। नहीं करना चाहिए। लड़की ग्रेजुएट है, आप एक लड़की नौकरी नहीं करती, पढ़ी लिखी है, एक पढ़ा लिखा लड़का ढूंढो जो बेरोजगार है, और आप उससे जाके बात करो कि हमारी लड़की ग्रेजुएट है, ये हमारी लड़की की पर्सनैलिटी है और आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम पैसा नहीं दे पाए। वो भी ढूंढ रहा है कोई शादी कर ले, उसकी भी कोई शादी नहीं कर रहा है, क्योंकि हर आदमी ढूंढ रहा है नौकरी वाला आदमी चाहिए और उस लड़के की नौकरी तो है नहीं। आप शादी कर दो। और जब आपको यही भरोसा नहीं, एक तरफ ये कहते हो कि हमारे लड़की के लाइफ में भगवान ने जो लिखा होगा वो मिलेगा, तो अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो? भगवान के भरोसे शादी क्यों नहीं कर देते? जितने लोगों ने अपना दिमाग लगा के शादी किया, भगवान ने कहा जब मैं कुछ हो ही नहीं तो रिजल्ट तुम देख लो। और जितने लोगों ने भगवान के भरोसे शादी कर दिया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मेरे जानने वाले इसी लखनऊ विकास नगर में
एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी लड़की की शादी ढूंढना शुरू किया तो चले गए पांडुचेरी तमिलनाडु तक, और उनको शादी करनी थी, लड़का गवर्नमेंट जॉब में हो, अच्छी खासी पर्सनालिटी हो, क्योंकि उनके पास रिश्वत देने के लिए था। तो उस पैसे के चक्कर में 10 गुना ऊंचाई की शादी ढूंढ रहे थे। बात समझ में आ रही? यानी कि सबसे बड़ी समस्या है 2-4-10 लाख रुपए ढूंढो और योग्यता को दबा दो और उससे शादी कर दो और फिर लड़की के जीवन बर्बाद कर दो, ऐसी मानसिकता थी। उन्होंने शादी ढूंढा, होटल गए, गेस्ट हाउस गए, सब जगह गए, 10-10 दिन गेस्ट हाउस में पड़े रहे, शादी करेंगे। फाइनली उनकी शादी कहीं सेट नहीं हुई। जब 20 लाख दिया तो लेने वाले को पता चला कि जब 20 लाख दे सकते हैं 30 भी दे सकता है। सबसे लास्ट में उसने कहा नहीं हमको 30 चाहिए, हमको 40 चाहिए। इस तरीके से वो लगातार 1 साल शादी ढूंढते रहे, पीड़ित हो गए। फिर उन्होंने फाइनली कहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, की एज बढ़ती जा रही थी। फाइनली जब वो तमिलनाडु से वापस आ रहे थे तो जब लखनऊ पहुंच रहे थे तो बस पे बैठे हुए थे, एक लड़की बस पे मिली उनको, उनकी जानने वाली थी। तो उन्होंने पूछा कि चाचा आप कहाँ से आप? तो उन्होंने कहा कि मैं तो उधर गया था, वही लड़की की शादी देखने गया था, लड़की की शादी देखने गया था और आया, लेकिन पहले ये था कि 20 लाख रुपए देना है और फिर फाइनली जब सब कुछ सेट हो गया उन्होंने कहा हम 20 में शादी नहीं करेंगे, हमने 30 बोला था। फिर मैं गुस्से में चला आया, मैं बहुत परेशान हूँ, कहाँ शादी करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं। तो उसी लड़की के बगल में एक लड़का बैठा था, तो उन्होंने पूछा ये भाई साहब का क्या परिचय है? तो लड़का टकला था, सर में बाल भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जानने वाले हैं और अच्छे आदमी, और ये बोले क्या करते हैं? बोला ये बीएससी कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या दिमाग में मेरे आया, मैं बहुत मतलब उनका स्टेटमेंट था भाई साहब का कि मेरे दिमाग पता नहीं क्या, मैं बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने कहा लड़का मेरे को तो थोड़ा शक्ल से देखने में ठीक ठाक लगा और मेरा मूड बहुत खराब था, तो मैंने कहा ऐसा है शादी वादी कहीं मिल नहीं रही, चलो इसी से उसके बारे में पूछा। उन्होंने तो कहा ये बहुत गरीब आदमी है, इतने गरीब हैं कि इनके यहाँ एक वक्त का इंतजाम बड़ी मुश्किल से होता है, रोटी का, घर पे छप्पर ऊपर भी नहीं। लेकिन इतना वो थक चुके थे। लड़के के चेहरे पे उन्होंने देखा कि लड़का तो ठीक ठाक है, कमा खा लेगा। पता नहीं क्या हुआ, जब वो भगवान के भरोसे हुए कि मैं थक गया, तो उनका भगवान ने दिमाग डाइवर्ट किया उस लड़के की तरफ और उन्होंने कहा कि ठीक है लड़का अगर ठीक हो तो हम इसी के साथ शादी कर रहे थे, जो होगा वो पगला देखा जाए। लड़की उनकी स्मार्ट थी, सुंदर थी और उन्होंने क्या किया, उसी लड़के के साथ उन्होंने शादी की। लड़का भी ऐसी कर रहा था, शादी हो गई। शादी होने के 1 साल के अंदर लड़का चला गया बैंक में जॉब करने, गवर्नमेंट बैंक में जॉब कर मैनेजर हो गया शादी के बाद। लड़की की किस्मत देखिए, क्योंकि जब आप भगवान के भरोसे होते हैं तो फिर वो अपने आप रास्ता खुलता है। आज की डेट में वो लड़का यूनियन बैंक का ऑडिटर है, ऑडिट डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर है आज की डेट में। समझ में आ गया ना? अब दोनों में रिलेशन चला, क्योंकि दोनों बेरोजगार थे, दोनों पढ़े लिखे थे, तो दोनों ने मान लिया कि जो जीवन में होगा देखा जाएगा। ना दहेज की बात, जो उनके पास था गिफ्ट के तौर पर उन्होंने दिया होगा। लड़का कुछ मांगने को तैयार ही नहीं है, लड़का समझ रहा जो मिल गया वो भगवान का प्रसाद है, ले लो, लिया। और उस लड़की को वो लगा कि हम शायद इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत एफर्ट लगाया, खुद किया। शायद उसको लगा कि एक अच्छी लड़की अगर हमारे जीवन में आई तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है उस परिवार के लिए, उस लड़की के लिए, हमारे ऊपर एक सपने लेकर के आई है, उसने मेहनत किया होगा। आज की डेट में यूनियन बैंक ऑडिट डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर। तो ये समस्या कहाँ आ रही है? अगर आप रिलेशन ढूंढ रहे हो तो उस रिलेशन की योग्यता को फुलफिल करने वाला व्यक्तित्व ढूंढिए। भौतिकता ढूंढोगे, संसाधन ढूंढोगे, व्यवस्था ढूंढोगे, ये बताने के लिए समाज को मैं बता पाऊं कि मैंने आईएएस की यहाँ शादी कर दी, जीवन आप बर्बाद कर रहे हो अपने चंद लम्हों के सुख के लिए। क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इतना शो ऑफ हो गया। और ये तो हो गया एक ग्राउंड दहेज का। अब इस बात को लेकर के लड़कियां भी क्या खेल कर रही हैं। कुछ तो केस ऐसे हैं जो दहेज से जुड़े हुए हैं, कुछ केस ऐसे हैं लड़कियों को लड़का नहीं पसंद है तो दहेज का नाटक करके पूरे रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक 26 साल 27 साल 28 साल की लड़की रोते हुए अपने माँ बाप को फोन करती है, माँ बाप डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो क्या करें। जितने
अगर लड़का करे तो कह देंगे जूते रखे हैं इसी से पीटेंगे आपको, लेकिन लड़की को इमोशनल हो जाते हैं तो वो लड़की की उस बातचीत को सच मानते हुए पूरे अपने उस लड़की की पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते। करे आप क्या करोगे? अब आप कहोगे बेटा वहां चले आओ, आप मेरे घर पे आ जाओ, फिर घर पे उस लड़की की प्रताड़ना, घर पे भी लड़की को प्रताड़ित करोगे, तुम्हारा अच्छा स्वभाव होता तो वहां भी रुक जाते, वहां भी वहां प्रताड़ित हुई, फिर यहाँ टाइम बीतता जा रहा है, सेकंड मैरिज करते हो, सेकंड मैरिज में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इस बात की गारंटी, क्योंकि आपका नेचर तो वही है। तो फाइनली क्या होता है, एक लड़की के साथ ये प्रॉब्लम एक बिग प्रॉब्लम बन जाती है जब लड़की बहुत ज्यादा इस इमोशन में आ जाती है कि हमारे मम्मी पापा ने हमको कभी डांटा नहीं, हमको कभी मारा नहीं। अरे आप किसी परिवार का निर्माण करने गए हो, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि शादी में आप जाते हो और एक ही रात में पूरे घर की मालकिन बन जाते हो, दूसरे दिन चौड़े होकर के पूरे घर में टहलते हो, इस कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हो? तीसरे दिन आपके साथ अत्याचार भी होने लगता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, अत्याचार बदल गया। तो कहने का जो मीनिंग है वो इतना ही है कि जो भी शादी का जो ये दहेज या शादी ये जो चीजें हैं, इसका जो ग्राउंड है उस पर चर्चा की जाए, और उसके साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम दहेज को, दहेज एक रिश्वत है और ये रिश्वत उस बात को फुलफिल करती है जो कंप्लीटली उस योग्यता को कंप्लीट नहीं। जब हम किसी योग्यता के ऊपर हावी होंगे, कमजोर होने के बाद उस योग्यता पर हावी होंगे, वो पैसे से ही हो सकता है। इसलिए अगर दहेज हमें समाज से पूरी तरीके से खत्म करनी है तो देने की जो रिश्वत देने की बात है, दहेज देने की बात, इसको भुला दो और सारा का सारा पैसा अपनी लड़की पे लगा दो। जो आपको दहेज में देना है वो लड़की पे लगा दो, उसकी तैयारी कराओ, पढ़ाओ लिखाओ। आप क्या करते हो, मेरी बदनामी होगी, उसको पैक करके रखे हो घर में, बाहर जाएगी, 4 लोग हंसेंगे, ये होगा वो, करोगे क्या आप लड़की का? उसको आप मैच्योर बनाओ, उसको टैलेंटेड बनाओ, उसको किसी न किसी, जो बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, IAS है, PCS है, बैंक है, बहुत सारे विभाग हैं, आप ट्राई करो या कारपोरेट में भेजो, इंडिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंट खाली पैसे से नहीं होता, मानसिकता से इंडिपेंडेंट होता है। जितनी लड़कियां अचानक पैसा पाने लगी वो मानसिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं, खाली पैसे, उनका भी रिश्ता नहीं चल रहा। लेकिन जो लड़की 10 साल स्ट्रगल करके एक कारपोरेट खड़ा किया होगा, 20 साल स्ट्रगल करके एक कारपोरेट खड़ा किया होगा, वो बहुत पोलाइट होती है, उसके साथ परिवार चलेगा। लेकिन अचानक एक लड़की को 50,000 1 लाख की नौकरी मिल गई तो वो 1 लाख वाले आदमी के साथ भी बहस करती है। वजह क्या है? वजह ये है कि उस ग्राउंड को समझ नहीं पाती। ये जो भौतिकता है, जो पैसा है, जो व्यवस्था है, ये आदमी की मानसिकता को, आदमी की सभ्यता को दबाने का प्रयास करता है। इसलिए योग्यता के विपरीत अगर आपके पास आर्थिकता या पैसा आएगा तो हमेशा आपको जीवन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए पहले हमें अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए, आफ्टर ये सारी व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, तो कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। और योग्यता के विपरीत कभी शादी नहीं करना चाहिए, विचारों के विपरीत कभी शादी नहीं करना चाहिए। लड़के लोग जाते, मतलब पेरेंट्स जाते हैं शादी देखने, 34-35 साल की उम्र में अगर शादी कर रहे हो तो आप देखो जरूर, औपचारिकता निभाओ, देखो, दूर से देखो, लेकिन डिसीजन लड़की को लेने दो। अगर जीवन चाहते हो तो खुद सोच करके शादी करोगे तो वो टाइम बचा नहीं है। जो लड़कियां बाहर निकल रही हैं वो भी अवेयर हैं, और जो घर के अंदर हैं वो मोबाइल से अवेयर हो रही हैं। तो इसलिए हर लड़की का मैच्योरिटी एज में हर लड़की स्वतंत्र होकर के अपने जीवन के लिए डिसीजन लेना चाहती है, और उसके डिसीजन को दबा करके जब भी आप फैसला लेंगे वो फैसला अच्छा नहीं होगा, भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, वो डाउटफुल हो सकता है। तो मेरा तो ओपिनियन दहेज के प्रति यही था। और साथियों, आप लोगों से भी निवेदन है, अगर इस बात से सहमत है तो, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, और आशा करते हैं कि आपको ये वार्तालाप अच्छा लगा होगा। मैडम के सवाल जो भी थे वो तो जेन्युइन थे, लेकिन क्या उसका आंसर सही है नहीं है, आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। धन्यवाद।